हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। इतिहास की सीरीज में जिस काल को आज हम समझने वाले हैं वो हमारा है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के विषय में थोड़ी सी हम पहले पृष्ठभूमि जमा लेते हैं, फिर इसके आगे अब बढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी आज थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें इससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलें और थोड़ा पेशेंस बना के इस लंबी सी वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो ये जो काल आता है ये आता है मौर्योत्तर साम्राज्य के बाद में। जो हमारे मौर्योत्तर के अंतिम बड़े साम्राज्य थे, जिसमें दक्षिण में हमने सातवाहनों को देखा था और उत्तर में हमने कुषाणों को देखा था। तो ये जो लास्ट में गुप्त आए हैं तो ये कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। तो दक्षिण में पहले ही जो राजा थे सातवाहन, उनका साम्राज्य समाप्त हो चुका था और उत्तर भारत के जो अंतिम कुषाण थे उनका भी साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो उन्हीं में से एक श्रीगुप्त नाम का एक सामंत था जो कुषाणों का था। उनने धीरे धीरे अपने क्षेत्र को विस्तार करना आरंभ कर दिया और कुषाणों की सत्ता को समाप्त करके अपना विस्तार किया। और उसके बाद में आने वाले जितने राजा थे उन्होंने पूरे भारत को एकीकरण के सूत्र में बांधा और फिर से भारत को एकता व अखंडता के रूप में सामने लेकर आ गए वो हमारे सामने, ठीक है। तो आज हम इन्हीं को समझने वाले हैं कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, किस तरह की इसकी साम्राज्य नीति थी। तो सारा सब कुछ इसमें हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आज हमारी 12वीं क्लास है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए और समझिए सारी चीज़ें। गुप्त साम्राज्य, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे, जैसे हमारा रोड पे हर एक वीडियो में रहा है कि हम किस तरह से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे जानने के स्रोत। जानने के स्रोत, ठीक है, कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है। दूसरा जब हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे गुप्त शासक। गुप्त शासक, जितने भी गुप्त शासक हुए हैं, जो मुख्य गुप्त शासक हुए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, ठीक है। साम्राज्य विस्तार या ऐसे प्रशासन भी बोल सकते हैं, ठीक है। साम्राज्य विस्तार होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उसको प्रशासन को संभालने में दिक्कत आएगी और कौन कौन इसको संभालने में मदद करेगा वो हम इसमें देखेंगे। गुप्त काल जो हमारा माना जाता है, अगर हम उसको देखें तो लगभग 319 ईस्वी से लगभग 455 ईस्वी तक ये माना जाता है। अब क्या होता है कि जो 319 समय है, इस समय जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम है, ये राजगद्दी पे बैठता हो और वास्तविक संस्थापक चूँकि चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है इसलिए काल तभी से ऐड करते हैं। उससे पहले ये जो श्रीगुप्त और घटोत्कच आएंगे वो इन्होंने साम्राज्य विस्तार तो किया है लेकिन ये अभी भी सामंत के रूप में ही काम करते थे। तो इसका टाइम पीरियड हम यहाँ से लेते हैं चंद्रगुप्त के समय से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानने के स्रोत देख लेते हैं कि हम इसको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। जानने के स्रोत, तो इसके जानने के स्रोत मुख्यतः दो ही तरीके के हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत के बाद हम देखेंगे इसमें साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत, ठीक। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में भी हम अभिलेखों के बारे में जानेंगे। तो इससे संबंधित कुछ अभिलेख हैं, कुछ गुफाएं हैं, जहाँ से कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। जो मंदिर वगैरह हैं वो हम प्रशासन के समय में जब गुप्त काल को एक हम स्वर्ण काल भी कहते हैं, गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है।
तो जब हम उसको जानेंगे आगे जा कर के तो वहाँ पे उसको ठीक से समझेंगे, लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हमें इसकी जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज या इलाहाबाद में है, तो इसमें हमें गुप्तों की जानकारी मिलती है, गुप्त साम्राज्य की। अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इसका जिक्र हमने एक दो बार पहले भी किया है। तो क्या होता है कि जो प्रयागराज में ये प्रशस्ति लिखी हुई है, अभिलेख लिखा हुआ है, इसमें कई सारे राजाओं ने अपने अपना काल का वर्णन किया है। सबसे पहले हम प्रयाग प्रशस्ति में देख लेते हैं, अशोक का हमें जिक्र मिला था इसमें, ठीक है, अशोक ने करवाया था। दूसरा जो हमारा गुप्त साम्राज्य है उनका होता है इसमें, गुप्त साम्राज्य में, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के भी अगर हम राजा की बात करें, थोड़ा सा देख लेना आप, तो इसमें राजा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त नहीं समुद्रगुप्त आता है। इधर देख लेना, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है हरिसेन, वो आगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वो इसमें प्रशस्ति में इसके उल्लेख करता है, इसका बखान करता है, इसकी विजय का बखान करता है, ठीक है। साथ में दूसरा हमें जो मिलता है एरण अभिलेख मिलता है, एरण अभिलेख, तात्कालिक समाज की जानकारी इसमें मिलती है हमें। कुछ गुफाएं मिलती हैं हमें इसमें, थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी लिख के इसको उतारते रहिए, मैं थोड़ा सा पीछे हट के लिखता हूँ, ठीक है। तो एरण अभिलेख, कुछ गुफाएं मिलती हैं हमें, ठीक है। गुफाएं में जैसे अजंता की गुफाएं, अजंता व बाघ की गुफाएं, ठीक है, बाघ की गुफाएं, ठीक, ये मिल जाती हैं हमें। इसमें तात्कालिक समाज की हमें जानकारी मिलती है। साथ में कुछ हमें सिक्के मिलते हैं, तो सिक्कों पे भी जानकारी मिलती है, सिक्के, ठीक है, स्वर्ण सिक्के, चांदी सिक्के, बहुत सारे यहाँ पे मिलते हैं। कुछ सिक्कों पर जैसे एक सिक्का मिलता है हमें समुद्रगुप्त के समय पर, जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिख रहा है, तो जानकारी मिलती है कि ये जो सिक्का है समुद्रगुप्त के समय का है। तो सिक्कों से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो प्रातात्विक स्रोत से हमें कई तरह की जानकारी मिलती है। साथ में अब हम साहित्यिक स्रोत की बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो आप एक मिनट इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में हम दो तरह के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, एक देसी साहित्य, एक विदेशी साहित्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे देसी साहित्य, ठीक है, देसी साहित्य, और एक तरफ समझेंगे हम विदेशी साहित्य, क्योंकि विदेशियों का आना जाना लगा ही रहा है, विदेशी साहित्य, ठीक है। विदेशी साहित्य के बारे में समझेंगे। देसी साहित्य में उस टाइम के जो कवि हुए, प्रमुख कवि कालिदास, ठीक है, कालिदास की कुछ हमें बुक मिलती हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका। कालिदास की बहुत सारी बुक हमें देखने को मिलती हैं। आगे सारी बुक हम इसमें देखेंगे, जो मुख्य मुख्य बुकें हैं उसमें से भी कालीदास की अगर कुछ बुक के बारे में बताऊँ मैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम हमें यहीं पे मिलती है, देवी समुद्रगुप्तम यहाँ पे मिलती है हमें, मेघदूत और ऋतु, ठीक है, ऋतु संहारम, ये बहुत सारी बुक हमें कालिदास की यहाँ पे मिलती है। एक खुद जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को भी कविराज कहा गया है, ठीक है। तो इसने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है कृष्ण चरित्रम, कृष्ण चरित्र, ठीक है, कृष्ण चरित्र, वो समुद्रगुप्त के द्वारा लिखी गई है। तो ये वीणा वादक भी था, कविराज भी था और योद्धा तो था ही था, ठीक है। साथ में कुछ नाटक भी हमें मिलते हैं बहुत सारे, जैसे शूद्रक का नाटक मिलता है हमें, मृच्छकटिकम, ठीक है, और हमें अमरकोश, अमर सिंह का अमरकोश मिलता है, ठीक है, अमर सिंह का अमरकोश,
वो सारी चीज़ें अभी आगे हैं, तो यहाँ फिलहाल मैं देसी साहित्य के रूप में ये बताना चाह रहा था, तो मैंने थोड़ी सी ये आपके लिए लिख दिया है, लेकिन ये चीज़ें आप आगे से भी देख के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार मैं मेहनत करने से बच रहा हूँ और वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी मुझे ध्यान में रखनी है आज, ठीक है। विदेशी साहित्य, चूँकि विदेशी साहित्य मैंने आगे नहीं लिखा है तो मैं यहीं पर देख लेता हूँ। तो इस समय हमें पता चलता है एक प्रमुख विदेशी फाहियान, विदेशी जो राजदूत है या फिर घूमने भारत में आया है वो है फाहियान। फाहियान आता है चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आता है और तात्कालिक समाज की घटना बताता है। हर्ष के समय में एक राजदूत आता है, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है हुएनसांग। ये गुप्त काल में नहीं आया है, हुएनसांग आया है हर्ष के समय में, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। लेकिन उसने जानकारी यहाँ पे भी दी है, क्यों? क्योंकि हुएनसांग ने क्या करा है, नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त की है, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय हम जानते कि कुमारगुप्त ने बनवाया था, तो वो इसके बारे में संबंध में जानकारी देता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वो जानकारी मिलती है और ये कुमारगुप्त द्वारा बनवाया गया था। तो ये कौन बताता है हमें? हुएनसांग बताता है, ठीक है। तो ये हमने विदेशी साहित्य के बारे में भी समझा कि ये आए हैं, तो बहुत सारी जानकारी हमें इनकी किताबों से मिलती है। ये दोनों चीनी यात्री हैं, चीनी यात्री, ठीक है। ये बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने आए हैं भारत में, ठीक है। क्योंकि बौद्ध जो धर्म था उसका प्रचार विदेशों में काफ़ी किया गया था, तो चीन में आज भी बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है। तो उसके बारे में जो जानकारी लेने आए हैं ये भारत से लेने आए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इन्होंने जानकारी हमें दी है। हमने साहित्य के बारे में भी देख लिया, पुरातात्विक स्रोत के बारे में भी देख लिया। अब हम जो समझते हैं वो समझते हैं, मैं यहाँ पे समझाना था लेकिन वहाँ समझा दिया मैंने, कोई बात नहीं। साहित्यिक स्रोत, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम किन गुप्त शासकों के बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो मुख्य जो गुप्त शासक हैं, सबसे पहले उसमें देख लेते हैं हम संस्थापक श्रीगुप्त के बारे में देखेंगे, और इसका पुत्र होगा घटोत्कच, ठीक है, कच्छ। तो ये दोनों क्या है, सामंत के रूप में ही अपना जो अपना संपूर्ण साम्राज्य है वो संभालते हैं। तो ये जो उपाधि लेंगे वो महाराज की उपाधि लेंगे, उससे ज़्यादा उपाधि इन्होंने नहीं ली, तो बहुत ज़्यादा इनका रोल भी नहीं है, तो इनको थोड़ा कम ही पढ़ेंगे हम। इसके बाद जो प्रमुख संस्थापक आएगा, वास्तविक संस्थापक, वो आएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका एक पुत्र होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में हम समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद जो बड़ा शासक आता है वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। फिर थोड़े कमज़ोर शासक, लेकिन अभी भी उन्होंने कमज़ोर तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी साम्राज्य विस्तार उन्होंने नहीं किया, लेकिन इनकी धरोहर जो इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने जीत के दिया है उसको बचाए रखा, अपनी लाज बचाए रखी उन्होंने, उसको जाने नहीं दिया, ठीक है। तो उन राजाओं के बारे में समझते हैं। उसमें एक पड़ता है हमारा कुमारगुप्त, एक आता हमारा स्कंदगुप्त, मैं नहीं है, ये ग है, ठीक है। और तो स्कंदगुप्त, ठीक है। और जो अंतिम शासक होगा वो नाम मात्र का है, उसे हम नाम से ही याद रखेंगे बस, विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त ये अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक हैं। तो हमने देख लिया है
साम्राज्य विस्तार के में जो शासक प्रमुख भूमिका निभाएंगे वो ये हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या पोज करके आप लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम श्रीगुप्त और घटोत्कच को, श्रीगुप्त के बारे में। तो श्रीगुप्त क्या है समझते हैं इसके बारे में। इसे संस्थापक माना गया है, संस्थापक किसका? गुप्त काल का। ठीक है, अब ये क्या है? ये सामंत था कुषाणों का, जैसे मैंने शुरू में कहानी की से या बताया आपको। कहानी से मुझे याद आया, कल मैं एक कमेंट देख रहा था, एक भाई था हमारा, तो वो पूछ रहा था कि कल की जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने शिल्पाधिकारम की एक कहानी बताई थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ कुछ कहानियाँ या कुछ कुछ किताबें इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि उसके जो नायक होते हैं, उसके जो कलाकार होते हैं या जो भी हैं, तो उनकी कहानी भी फेमस हो जाती है, उनके राइटर भी फेमस हो जाते हैं, और कहानियों से पता चल जाता है कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में जैसे हमने पता करा था कि कर्णगिनी की पूजा भी होने लगी है, तो हमें इस कहानी से थोड़ा सा इस बारे में जानकारी मिल जाती है। तो खैर उसने बहुत अच्छा से वीडियो को देखा होगा तभी उसने बताया है, तो धन्यवाद भाई कि आप वीडियो को लंबे समय से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम संस्थापक की बात कर रहे थे। ये जो उपाधि लेगा, उपाधि भी पूछ ली जाती है, उपाधि सिर्फ महाराज की लेगा ये। ठीक है, तो महाराज की इन्होंने उपाधि ली। ठीक है, तो इनका ज़्यादा बड़ा कुछ काम नहीं था। एरिया, ये कहाँ के सामंत थे? कुषाणों के सामंत लिख सकते हैं आप, कुषाणों के सामंत। ठीक है, कुषाणों के सामंत होने के साथ साथ इनका जो क्षेत्र है, शुरुआती क्षेत्र, ठीक है, शुरुआती क्षेत्र जो है वो बिहार व यूपी, आज का यूपी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मिलता है। लेकिन उसमें भी बिहार से भी ज़्यादा इन्होंने यूपी पर फोकस किया था, क्योंकि अधिकतर जो सिक्के या अभिलेख मिलते हैं हमें यूपी से मिलते हैं, तो यूपी उनकी फेमस जगह रही होगी जहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को। घटोत्कच भी उसने यही है, उसने भी उपाधि यही ली है, वह यहीं पे लिख सकते हैं आप घटोत्कच को। घटोत्कच ये श्रीगुप्त का पुत्र है। ठीक है, श्रीगुप्त का पुत्र है। उपाधि ये भी महाराज की लेता है। ठीक है, और फिर इसने ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया है। इसका पुत्र होता है, घटोत्कच का पुत्र होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके समझते हैं, इसको समझते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। जो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये एक बहुत फेमस राजा हुआ जिसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो इसको लिख सकते हैं हम वास्तविक संस्थापक। संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, वास्तविक संस्थापक है। साथ में क्या करता है ये? जब इसका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है इसका, राज्य अभिषेक, इसका राज्याभिषेक होता है 319 ईस्वी को। ठीक है, 319 को इसका राज्याभिषेक होता है, और राज्याभिषेक होने पर ये क्या करता है? गुप्त संवत चलाता है, गुप्त संवत चलाता है। ठीक है, गुप्त संवत चलाया। किसने चलाया? फेमस हो जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया? राज्याभिषेक पर 319 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले दो जो आपके संबंध है वो चलाए जा चुके हैं, जिसमें हम देखते हैं कि 57 ईसा पूर्व में शक संवत चला है। ठीक है, ये शक संवत चला है, और आपका नहीं, शक नहीं, इसका नाम है आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत। अब ये क्या था, जो इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ कि ये जो उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य, ये यहाँ पे जो विक्रमादित्य आएगा वो वाला नहीं है, वो ये बहुत पहले का है। कब का है? लगभग
BC का, यानी कि ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो उसने क्या करा था, शकों को हराया था, और शकों को हरा करके जो उज्जैन क्षेत्र था उससे बाहर खदेड़ दिया था। तो उसी उपलब्धि के लिए उसने 57 ईसा पूर्व में क्या कर दिया था, विक्रम संवत उसने चला दिया था। एक 78 ईस्वी, ये ईस्वी की बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, ये ईसा पूर्व थी, ये ईस्वी थी, इसमें शक संवत चलता है, शक संवत ये चलाया था आपके कनिष्क ने। ठीक है, ये चलाया था आपका विक्रम संवत विक्रमादित्य ने। कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ, ये चलाया था विक्रमादित्य उज्जैन का राजा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और लिख लेंगे, एक अलग नोट करके इसको लिख लेंगे, या फिर पेज का जो एक साइड होता है उसमें कोई इस तरह से बॉक्स बना के लिख देंगे, उज्जैन का राजा। ठीक है, एक बात और बता दूं, ये जो विक्रमादित्य एक तरह की उपाधि है। अब तक भारत में लगभग 14 विक्रमादित्य हुए हैं। और विक्रमादित्य की अगर इसका अर्थ बताऊं मैं, खैर काफ़ी खिचड़ी बन गई है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा और समझाना है मुझे इसमें। तो विक्रमादित्य का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य। ठीक है, तो जो भारी भरकम उपाधियां हैं, यानी कि सूर्य के समान जिनका पराक्रम है, वो कौन है, विक्रमादित्य वो उपाधि लेता है। ठीक है, शक संवत किसने चलाया, कनिष्क ने चला दिया। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें, इसको मिटा देता हूं पहले मैं। चलिए आ जाते हैं हम वापस। गुप्त संवत चलाया, किसने चलाया, आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। ठीक है, वास्तविक संस्थापक हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसका पुत्र होता है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त क्या करता है, ये अपना राज्य विस्तार करता है। ठीक है, तो इसके समय में ये फेमस चीज़ें दो ही हैं, इसके बारे में आप समझते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त, अब समुद्रगुप्त क्या है, पूरे साम्राज्य का विस्तार करता है। ऐसा हम जब इसके बारे में समझते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, तो प्रयाग प्रशस्ति, जिसका भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इसमें क्या है, अभी थोड़ी देर मैंने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति में, बताया कि नहीं बताया मैं भूल गया, मैं फिर से बता देता हूँ कि जो प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त, ठीक है, अकबर के साथ बीरबल भी, ठीक है, और आपका बीरबल के बाद आता है जो सलीम होता है, या जिसे जहांगीर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या लिख दिया मैंने, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में अपने अपने लेख लिखवाए। किसने, सबसे पहले अशोक ने, फिर समुद्रगुप्त का भी लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, अकबर बीरबल का भी मिलता है। बीरबल, सच में बीरबल का मिलता है कि ये राजा नहीं था भले ही, लेकिन बीरबल इसके साथ इसका जिक्र मिलता है इसमें। ठीक है, और फिर जहांगीर ने भी इसमें क्या करवाया, लेख लिखवाया था। तो समझ गए होंगे आप, मैं मिटा देता हूँ, अब आप लिख लेंगे आप रोक करके वीडियो। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। अब ये समझ लेते हैं कि लिखवाया किसने था, क्यों लिखवाया था, और इसमें है क्या, क्यों इतना फेमस है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसमें बार बार पूछ लिया जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखवाई थी, वो लिखवाई थी इसके दरबारी कवि, समुद्र के दरबारी कवि, दरबारी कवि हरिशेन ने। किसने लिखवाई थी, हरिशेन ने लिखवाया था। ठीक है, तो हरिशेन ने लिखवा दिया। क्या लिखवाया इसमें, अब प्रयाग प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त है उसने उत्तर भारत के लगभग 9 राज्य,
उत्तरापथ या उत्तर भारत के, ठीक है, उत्तर भारत के 9 राज्य, जो अलग अलग राजा होंगे, राज्य या राजा, 9 राज्य, व दक्षिण भारत के 12 राज्य या राजाओं को हराया, ठीक है, या राजा भी लिख सकते हैं आप, राज्य की जगह राजा को हराया, ठीक है। किससे जानकारी मिलती है हमें? प्रयाग प्रशस्ति से, ठीक है। तो ये भी एक कहानी की तरह है, ठीक है। साथ में इससे ये भी पता चलता है हमें, अब लिखा है तो उसने शायद सही ही लिखा होगा। एक चीज़ और हमें इससे पता चलती है, वो लिखता है कि प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन लिखता है कि समुद्रगुप्त कभी भी, समुद्रगुप्त ने कोई युद्ध नहीं हारा, ठीक है। किसने नहीं हारा? समुद्रगुप्त ने नहीं हारा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान है। अब क्या करता है, इसके बारे में एक कहानी और फेमस है, छोटी सी है, कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, इसने 12 राज्य जीते, इसने डायरेक्ट अटैक तो किया वहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं किया। इसने क्या किया कि आप मेरे, एक तरह से जो सामंत प्रथा है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो उन्होंने इसको सामंत बना लिया और कहा कि तुम मुझे टैक्स देते रहो समय समय पर, मुझे दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं तुम्हें स्वतंत्र कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या करते रहो, समय समय पर टैक्स देते रहो। और उत्तर भारत जो है, क्योंकि साम्राज्य बहुत बड़ा था, कहाँ तक संभालता वो भी, ठीक है। तो इसने क्या करा, उत्तर भारत को तो अपने अंडर में रखा, दक्षिण भारत को स्वतंत्र करके उनसे टैक्स लेता रहा। हम एक चीज़ और फैक्ट देखते हैं इसमें, जो आपका चंद्रगुप्त है, इसमें इसने लिच्छवी राजकुमारी से शादी की थी, राजकुमारी से विवाह, ठीक है। तो इससे विवाह हुआ, तो ये तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, जो समुद्रगुप्त है उसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। ये 2020 जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एसएससी जीडी में, कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। मैं क्वेश्चन लगाया नहीं मैंने, क्योंकि वीडियो का भी ध्यान रखना है मुझे, थोड़ी सी लेंथ लंबी हो जाएगी। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे तो सारे क्वेश्चन ये आएंगे, प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्लासेस सारी ध्यान आएंगी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है? लिच्छवी दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र, इसका मतलब होता है लिच्छवी का नाती। नाती को कहते हैं, जो लिच्छवी जो होगी इसके नादा के परिवार के हो गए, ठीक है। लिच्छवी का नाती, ठीक है, नाती मतलब बेटी का पुत्र, ठीक है। तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। साथ में आप स्क्रीनशॉट लेकर के या लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, तो इसे कविराज की उपाधि भी दी है। क्या कहा गया है इसे? कविराज। अब कविराज किस लिए कहा गया है? क्योंकि इसने एक बुक लिखी है, थोड़ी देर पहले उसका जिक्र किया था मैंने। बुक है इसकी कृष्ण चरित्र। कृष्ण चरित्र, ठीक है। कृष्ण चरित्र की रचना कौन करता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को एक उपाधि मिलती है कविराज की, ठीक है। और कविराज के बाद इसे हम वीणा वादक भी कहते हैं। वीणा वादक क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सिक्का हमें कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं हमें जिस पर ये वीणा बजाता हुआ दिख रहा है। तो सिक्कों पर वीणा के साथ चित्र, वीणा के साथ क्या मिलता है हमें? इसका चित्र मिलता है। चित्र मिला, चित्र मिला। किसका मिला? समुद्रगुप्त का मिला, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपने समझे। नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं, अब इसके बाद एक इसके साथ ही आता है एक, इसके साथ ही है इसके बड़ा भाई, इसके बड़ा लड़का भी बोल सकते हैं, रामगुप्त आता है, ठीक है। तो रामगुप्त अयोग्य शासक था। ऐसा कहा जाता है कि
जो शक थे उस टाइम के आस पड़ोस में जितने भी रह रहे होंगे, जो सीमा क्षेत्र में रह रहे होंगे, तो उन्होंने रामगुप्त जब शासक बना तो उनसे कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी हमारे पास भेज दो, ठीक है। तो रामगुप्त इतना अयोग्य था कि वो उसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो इसका जो छोटा लड़का होता है दूसरा, चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने भाई को भी मारता है और उनको भी छीन करके उसे वापस ले आता है, जो उसकी भाभी होती हैं, ठीक है। तो अपनी भाभी से भी वो विवाह कर लेता है, क्योंकि ये मान मर्यादा वाली बात है कि हाँ तुम अपने घर की जो लक्ष्मी है उसको दूसरों को दे रहे हो, ठीक है। तो वो उसको अपमान को सहन नहीं कर पाता है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम विक्रमादित्य है, ठीक है। तो विक्रमादित्य की जो वो उपाधि धारण करता है वो कब करता है? जब उसने शक को हराया, ठीक है, शक को हराया, ठीक है। किस लिए हराया? क्योंकि उसके बड़े भाई ने अपमान करवा लिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी एक महान शासक था। किसका पुत्र था ये पुत्र था समुद्रगुप्त का, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ये है कि जानकारी तो इसके बारे में बहुत है, साम्राज्य विस्तार इसने भी काफ़ी किया, ठीक है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो उपाधि उसने धारण की, कब करी? शकों को हराने के बाद। इसके बाद जो इसके बारे में हमें फेमस जानकारी मिलती है वो मिलती है कि इसने जो धर्म अपनाया, धार्मिक की अगर इसमें बात करें तो ये भागवत धर्म का उपासक था, ठीक है। भागवत धर्म का उपासक था, तो इसे ये क्या करेगा? मंदिर निर्माण करेगा, मंदिर निर्माण। तो इस समय क्या हो चुका है कि मंदिर निर्माण की प्रथा बहुत आगे बढ़ चुकी है। गुप्त जितने भी हैं वो शिव धर्म के उपासक भी रहे और भागवत धर्म के भी उपासक रहे हैं। भागवत यानी कि वैष्णव धर्म, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म का था, तो इसने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। इनके समय में बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात, एक चीज़ फेमस है कि इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। दरबार में नवरत्न, ठीक है। तो नवरत्न जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न फेमस थे, वैसे ही इसके जो अकबर थे, अकबर ने यहाँ से वो कॉन्सेप्ट चुराया था। तो सबसे पहले नवरत्न जो हमें देखने को मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मिलते हैं। कौन कौन से नवरत्न हैं पहले उनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। नवरत्न है सबसे पहले हरिशयन ये कवि हैं एक, ठीक है। बरहमीर ये जो है ये खगोल विज्ञान है, ठीक है, खगोल वैज्ञानिक हैं। खगोल वैज्ञानिक के साथ हम देखते हैं वररुचि, ये व्याकरण संस्कृत व्याकरण के बहुत महान विख्यात कवि हैं, ठीक है, व्याकरण करता है ये। धन्वंतरी, इनसे ये तो आजकल पिछले 1-2 साल से बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है एसएससी वालों का भी और जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं कि धन्वंतरी कौन थे, किसके समय में ये थे। तो हम देखते हैं कि धन्वंतरी कौन है? चिकित्सा विज्ञान चिकित्सक हैं ये। तो चिकित्सा विज्ञान इनका फेमस कार्य है। किसके समय में है ये? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। क्षणपक ये कहाँ के हैं? ज्योतिष विद्या में प्रमुख हैं ये। अमर सिंह ये शब्दकोश रचना करते हैं, ठीक है। तो इनकी एक बुक भी है, ठीक है, अमरकोश, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? शब्दकोश रचना, जैसे कि नए नए शब्द आ रहे हैं कि उनको क्या शब्द देना, वो क्या शब्द देना है, तो इनकी जो बुक है वो अधिकतर इन चीज़ पे फेमस है, ठीक है, तो इसलिए फेमस हो जाते हैं। कालिदास, इसे कौन नहीं जानता, ठीक है, प्रमुख नाटककार व रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं अभी हम आगे देखेंगे। शंकु ये वास्तुकला के निर्माता हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय मंदिर निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो ये उसका ही बहुत साथ देते हैं और बताते हैं। बैताल भट्ट जादू टोना के संबंध में है, ठीक है। तो पूरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो ये 9 के 9 अपने अपने समय में बहुत अच्छे और प्रमुख हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, एक पीछे हम समुद्रगुप्त में 1-2 फैक्ट हमारे रह गए थे, वो देख लेते हैं।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है, इसके युद्ध न हारने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ एक इतिहासकार हैं, तो इन्होंने स्मिथ, ठीक है, भारत का नेपोलियन इसको कहा गया। ठीक है, तो ये इसकी उपाधि भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ये समझ लिया हमने। आप स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं वो कुमारगुप्त को समझने वाले हैं। अब इनके समय में बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें तो नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ कुछ फेमस चीज़ें हमें पता चलती हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में एक हम देख लेते हैं कि जो फाहियान है वो इसके समय में आया। वैसे मैंने लिखवा दिया था आपको, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इसी में लिख लेते हैं। चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने, बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने भारत आया। भारत आया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसके समय में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया चीनी यात्री। कौन? फाहियान। नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, तो आप लिख लीजिए फाहियान। ठीक है, लिख लीजिए और आगे आ जाइए कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त के बारे में क्या समझे हम कि इसने एक फेमस काम किया था। वो किया था कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? कुमारगुप्त ने बनवाया। बहुत फेमस है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ठीक है, इसके बाद जो राजा आता है वो स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त के बारे में क्या चीज़ फेमस है? इसके बारे में एक चीज़ फेमस ये है कि इसने जो आपकी सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाया। अब कुछ साथी मेरे कंफ्यूज हो गए होंगे कि जीर्णोद्धार तो उसने भी करवाया था, आपका शक राजा रुद्रदामन ने। ठीक है, तो अब इसने भी करवाया। अब जो ये सुदर्शन झील है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सुदर्शन झील उस समय की फेमस एक झील थी गुजरात में। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसका जो जीर्णोद्धार है वो स्कंदगुप्त ने करवाया था। इस झील से जुड़े हुए कौन कौन से? एक तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उसी के समय बनी थी ये। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा जो आपका रुद्रदामन है। ठीक है, अब रुद्रदामन भी इसका जीर्णोद्धार करवाता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये शक शासक है, शक शासक है। ऐसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वो ऑप्शन देता है। अगर वो रुद्रदामन उसने ऑप्शन दिया तो ये नहीं देगा, और अगर ये दिया है तो रुद्रदामन नहीं देगा। ठीक है, जीर्णोद्धार के बारे में। तीसरा हमें पता चला किसने करवाया, इसका जीर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने करवा दिया। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। सुदर्शन झील से संबंधित ये कुछ राजा हैं, 2 राजा और हैं, वो लिख लीजिए, ये फेमस राजा हैं। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ से जानकारी मिलती है? वो मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख भी लिखेंगे आप। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से। अब इसके समय में एक फेमस चीज़ और होती है कि इसके समय में क्या होता है, हूणों का आक्रमण होता है। हूणों का आक्रमण। ठीक है, ये मध्य एशिया की एक खानाबदोश जाति है जो
वहाँ पे तो उन्हें खाना मिलता नहीं। कहाँ की तरफ को देखते हैं, भारत एक उपजाऊ देश है और भारत की तरफ को देखते हैं। हूणों का आक्रमण होता है और स्कंदगुप्त इसे अपने राज्य से खदेड़ देता है, बाहर कर देता है। तो तब तक तो ये शांत बैठ जाते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद जो राजा आते हैं वो इसके आक्रमण को झेल नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पीछे हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अब बीच बीच में क्या होता है कि कोई कोई ऐसे फैक्ट हैं जो दिमाग से निकल जाते हैं लेकिन बाद में ध्यान आते हैं, तो आप छोटा सा बॉक्स करके लिख सकते हैं इसमें। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये थोड़ा सा इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसने बिंबिसार की पॉलिसी को अपनाया था। अब बिंबिसार की जो वैवाहिक पॉलिसी थी वो इसने अप्लाई की थी। ठीक है, क्या किया था, इसने खुद भी विदेशी जो आसपास के राजाएं थे उनकी पुत्रियों से विवाह किया था, साथ में अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। किससे किया था, ये फेमस है, पुत्री का विवाह। चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक है, पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया था। रुद्र दामन नहीं है, रुद्रसेन है। ठीक है, रुद्रसेन से किया था, रुद्रसेन से किया। ठीक है, अब जैसे हम बताते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उसने दक्षिण भारत के क्षेत्र तो जीत लिए थे, लेकिन उसी समय पे फिर बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वाकाटक नरेश फेमस हो गए थे दक्षिण भारत में। इन्होंने काफ़ी बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था, तो उसने क्या कहा, अपनी पुत्री का विवाह कर लिया, जिसके बदले से आगे चल के युद्धों में भी फ़ायदा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखें। ठीक है, हमने इसको भी समझ लिया। ठीक है, कुमारगुप्त को भी समझ लिया, स्कंदगुप्त को भी समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। अब आप अंतिम शासक तो मैंने वहीं लिखवा दिया था, विष्णुगुप्त। ठीक है, वो आप लिख लीजिए कि अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त है अंतिम शासक। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए अब गुप्त जो राजा हैं उनके बारे में समाप्ति हो गई है। अब हम इनके गुप्त काल के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। इसमें हम सामाजिक व राजनीतिक जानकारी देखेंगे। राजनीतिक जानकारी, ठीक है, राजनीतिक जानकारी। धर्म के बारे में बात करेंगे। अब इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय क्या हुआ, साहित्य का निर्माण हुआ, विज्ञान का निर्माण हुआ और कला में भी मूर्ति निर्माण, चित्रकला, मंदिर इस समय बहुत फेमस हुए। मूर्ति कला जो पहले से कुषाणों के समय में 2 गांधार शैली और मथुरा शैली फेमस हो गई थी। तीसरी जो शैली थी वो अमरावती शैली, वो भी फेमस होने लगी थी, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र में है। उत्तर भारत की भी दोनों ही थी। ठीक है, तो उनमें मूर्तियाँ बनने लगी, चित्रकला का निर्माण हुआ, मंदिर बहुत सारे बने। पहले मंदिर नहीं बनते थे और सिर्फ मैंने बताया था स्तूप बनते थे, तो अब मंदिर भी बनने लगे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अगर हम गुप्तों की बात करें तो गुप्त ना तो क्षत्रिय थे ना ही ब्राह्मण थे, ये वैश्य कुल से संबंध रखते थे। तो ये क्या थे, वैश्य। ठीक है, तो वैश्य का क्या काम था, ये व्यापारी थे, तो इनका व्यापार भी इसी से बहुत अच्छा चलता था। तो सबसे पहले हम सामाजिक की बात कर लेते हैं। सामाजिक की बात कर लेते हैं। सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो उस समय का समाज क्या है, बड़ी बड़ी जातियां तो हैं, तो जातियों के साथ उपजातियों का भी, जाति व उपजातियों का निर्माण भी होने लगा। जातियों का निर्माण, ठीक है, उपजातियों का निर्माण कैसे पता चलता है, जो आपका फाहियान भारत में आया था उसने बताया कि जो अछूत लोग हैं, यानी कि जो अछूत एक जाति बना दी, वो गांव के बाहर रहते थे और जब गांव में उन्हें प्रवेश करना होता तो डंडा बजाते हुए आते थे। तो उससे पता चलता है कि उपजातियां भी हैं। ठीक है, निम्न जातियां,
साथ में हम पता करते हैं कि स्त्रियों की स्थिति गिर चुकी है, गिर गई मतलब निम्नतर हो गई है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि इस समय सती प्रथा, बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब इसका प्रमाण क्या है कि हाँ ये हो भी रहा था या नहीं हो रहा था, तो एक अभिलेख मिलता है आपका, एरण अभिलेख। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एरण अभिलेख से मिलती है। कहाँ से? एरण अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? हमें सती प्रथा व बाल विवाह की जानकारी मिलती है। साथ में जातियां व उपजातियां भी हो गई हैं। अगर हम इनसे संबंधित कुछ और बातें करें तो सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, सिक्कों पे प्रचलन बढ़ गया और साथ में हिंदी यूनानियों ने क्या करवा दिया था? मूर्तियाँ व तिथियाँ लिखवानी स्टार्ट कर दी थी। तो इस समय के राजाओं ने क्या करा? सिक्कों पे अपनी अपनी मूर्तियाँ बहुत सारी बनवाई। जैसे अभी हमने समुद्रगुप्त के बारे में समझा कि सिक्कों पर क्या बजाता है? वीणा बजाते हुए वो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो समाज कुछ इस तरह से वो बटा हुआ था। कृषि समाज की बात हो और कृषि वाले क्षेत्रों की बात ना हो तो ये अधूरा रह जाता है। तो कृषि बारिश पे ही डिपेंड होती है अभी भी। ठीक है, लेकिन उपजाऊ जमीन इनके पास काफ़ी है तो कृषि पे कर भी होगा। तो कृषि कर जो था वो लगभग 1/6 भाग होता था। ठीक है, तो कृषि कर भी हो गया। ठीक है, साथ में अब हम इसके जो फेमस बातें हैं जिसमें हम देखते हैं कि धर्म से संबंधित है, धन की बात कर लेते हैं। धर्म, इसके जो राजा हैं इसके संबंध में वो वैष्णव भी हैं, वैष्णव व या इसका एक और नाम मिलता है हमें भागवत। ठीक है, भागवत धर्मी मिलते हैं, वैष्णव व भागवत। साथ में शैव यानी कि शिव, जो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, शिव के आराध्य हैं। ठीक है, वो भी इन्हीं के शासन में मिलते हैं। तो जो मंदिर हमें देखने को भी आगे मिलेंगे वो दोनों तरह के हैं, यानी कि वैष्णव धर्म के भी हैं और शिव के भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में समझ लेते हैं। धर्म हमारा बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन इतना ही काफ़ी है। बौद्ध धर्म अभी भी भारत है लेकिन बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा है। बौद्ध धर्म का ह्रास मतलब उसकी स्थिति गिर रही है, क्योंकि इनके राजा जिस धर्म को सपोर्ट करेगा जाहिर सी बात है वहाँ की प्रजा भी उसी को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ, वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उत्पत्ति हुई, बढ़ी उनकी। जब हम स्वर्ण काल की बात करते हैं तो साहित्य की बात करते हैं हम। ठीक है, साहित्य क्या क्या उस टाइम रचनाएं हो रही थी, इसी वजह से इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कालिदास, मैंने कहा था कि मैं आगे इसकी सारी बुकें लिखवाऊंगा, तो ये एक तरफ तो आपके कवि या लेखक हैं, कवि या लेखक और इधर आपकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्र, इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, मालविकाग्निमित्र का। ठीक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र होता है। ठीक है, रघुवंशम, विक्रमो वर्षियम। ठीक है, ये होती हैं। विष्णु शर्मा लिखते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत फेमस हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख होता है, या भगवान जो बुद्ध हैं उनसे संबंधित कहानियाँ हैं, पूर्व जन्म से संबंधित कहानियाँ।
संबंधित कहानियाँ। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। वात्स्यायन का कामसूत्र बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, शूद्रक की मृच्छकटिकम, ये एक नाटक है। ठीक है, कौन सा है? मृच्छकटिकम। आर्यभट्ट जो फेमस गणितज्ञ हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा था? आर्यभट्टियम में एक बुक लिखी थी और सूर्य सिद्धांत भी इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, साथ में अमर सिंह की जो पुस्तक है अमरकोश, जिन्होंने इन्होंने शब्द रचना करी है इसमें। विशाख दत्त ये इनका एक नाटक भी था, मुद्रा राक्षस, वो मैंने चंद्रगुप्त के बारे में बताया था, 9वीं सदी में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और इस समय इन्होंने किसके बारे में लिखा है? देवी चंद्रगुप्तम। इस समय नहीं लिखा गया, इसको मैं लिखना नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी बताना इम्पोर्टेंट था तो मैंने इसे लिखा यहाँ पर। ये बाद का है, ये इस समय का नहीं है, लेकिन बुक इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो देवी चंद्रगुप्तम लिखा है, इसमें जो कहानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको, रामगुप्त से संबंधित, रामगुप्त और चंद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित, कि रामगुप्त अपनी पत्नी को शकों के हवाले कर देता है, लेकिन चंद्रगुप्त क्या कर देता है? उसको हरा करके वापस ले आता है। तो वो इसी से पता चलता है हमें। ठीक है, तो ये फेमस चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं विज्ञान से संबंधित। ठीक है, कि इसमें विज्ञान में क्या क्या होता है। जो हमारे आर्यभट्ट हैं, कलर दिख पा रहा है सही से? मैं चेंज कर लेता हूँ, लिमिटेड है। ठीक है, तो आर्यभट्ट क्या करते हैं? इस टाइम बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, तथा वो बताते हैं सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का क्या करती है? वो चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती है। ठीक है, चूँकि ये बुक बाद में प्रकाशित हुई या बाद में पता चला इनके बारे में, इससे पहले जो सारा क्रेडिट है वो जो यूरोपियंस हैं वो ले गए। ठीक है, तो आर्यभट्ट ने और क्या किया? शून्य की खोज हुई, पाई की खोज हुई, ये पाई है। ठीक है, शून्य की खोज, पाई की खोज। साथ में हमें पता चलता है जो आपका वर्गमूल व घनमूल, वर्गमूल व घनमूल ज्ञात करने की विधि किसने दी? वो भी महाराज श्री 108 बार आर्यभट्ट ने ही दी थी। ठीक है, एक चीज़ फेमस और थी जो जिया यानी कि साइन। ठीक है, साइन सिद्धांत भी किसने दिया था? वो भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, साइन या जिया सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। साथ में ठीक है, तो इतनी सारी फेमस चीज़ें इस टाइम हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान के समय विज्ञान को लेकर के भी ये बहुत फेमस है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो कला के संबंध में बात कर लेते हैं कि कला में उस टाइम क्या क्या हो रहा है। ठीक है, कला के क्षेत्र में मूर्ति बनवाई गई। सबसे फेमस जो मूर्ति हुई वो झांसी में शेष सही विष्णु की मूर्ति, यानी कि जो होता ना इस तरह से शेषनाग जो है वो इस तरह से फन लगा के बैठे हैं, और जो आपके भगवान विष्णु हैं वो इस तरह से वहाँ पे लेटे हुए हैं। ठीक है, तो वो फेमस कहाँ पर है? झांसी में है। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, मूर्ति उनकी फेमस है। चित्रकला में बाघ व अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है, अजंता की गुफा का मैंने फ़ोटो भी लगाया है। ये है आपकी अजंता की गुफा। अजंता की गुफा है कहाँ? ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में है। क्या है ये?
अजंता की गुफा देख लो कितनी भारी है। ये इस तरह से एक तरह घोड़े की नाल होती ना, तो घोड़े के नाल के आकार की है ये, घोड़े के नाल के आकार की, ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की है कुछ कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, एक पहाड़ है, पहाड़ को काट करके बनाई गई है। तो इसमें जो गुफा है वो लगभग 28 से 29 गुफा है। कितनी है? 28 से 29 लगभग। अब मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ कि ये तो आसानी से गिनी भी जा सकती थी, ठीक है। तो 28 इसलिए बोला क्योंकि ये प्रकाश में है। 29वीं जो है वो ख़राब हो चुकी है, या फिर उसमें अंदर भूकंप वगैरह जो भी आया होगा उस टाइम, तो वो ख़राब हो गई है, तो 29वीं वो है, ठीक है। अब इसमें अजंता में क्या है, तो अजंता में अलग अलग समय की अलग अलग चीज़ें चित्रकारी हुई है, ठीक है, चित्रकला है इसमें। ये चित्र इसी तरह से वहाँ पे लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के चित्र वहाँ पे आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसमें जो लगभग आपकी, ये 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा मिटाने वाला हूँ ये, या लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देनी है। अजंता की जो 16, 17 और 19 नंबर की गुफा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16, 17 और 19 जो नंबर की गुफा है उसमें क्या है, भगवान बुद्ध से संबंधित ये गुफा है। भगवान बुद्ध की लीलाएं हैं इसमें। भगवान, क्या लिख दिया मैंने, भगवान बुद्ध से संबंधित, ठीक है। आई होप आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो समझ लेना। भगवान बुद्ध से संबंधित क्या है, इसमें चित्रकारी हुई है 16, 17 और 19 नंबर की गुफा में, ठीक है। अब हम बाघ जो गुफा है वो भी इसी तरह की है। उसका चित्र मैंने लगाया नहीं, लेकिन 2 गुफाएं फेमस हुई थी। मंदिर निर्माण की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 फेमस मंदिर बने हैं। तेगवा का विष्णु मंदिर, नचना कोठारा का पार्वती मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर। ये का और शिव अलग अलग हैं, ठीक है। भुमरा का शिव मंदिर, ठीक है। झांसी में एक फेमस मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये मैंने देवगढ़ वाला ही फोटो लगाया है, चित्र लगाया है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, ठीक है। तो उस समय का कितनी पुरानी बात है ये, और अभी भी इतना सही से लगा हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है ये? झांसी में। इनका प्लेस भी पूछ लेता है। तेगवा का विष्णु मंदिर MP में, नचना कोठरा पार्वती मंदिर ये भी यहाँ पर है, और आपका जो भुमरा का शिव मंदिर है, तो शिव और विष्णु दोनों मंदिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ में झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए ना, 10-11 जितने भी हैं, ठीक है। तो ये उसी का है, ठीक है। भीतरगांव का शिव मंदिर, ठीक है। ये कहाँ पे आपका? कानपुर में है। तो कुछ फेमस हमने ये देखें। आगे तो खैर कुछ नहीं है, बस ये बचा है साम्राज्य विभाजन। पीछे अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो अपना ले सकता है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। आप ले सकते हैं। लास्ट में अगर हम साम्राज्य विभाजन की बात करें तो जो साम्राज्य बटा हुआ था, सबसे छोटी इकाई थी उसमें, ठीक है। सबसे छोटी इकाई थी आपकी ग्राम, फिर था पेट, पेट नहीं है ये, पेट है, ठीक है। विषय, भुक्ति, और सबसे ऊपर था आपका देश। ग्राम को संभालता था ग्रामपति, पेट को संभालता था पेटपति, या इसका मुखिया भी कह सकते हैं। विषय का मुख्य
मुखिया विषयपति। भुक्ति का जो मालिक था या मुखिया था उसको कहते थे उपरिक, ठीक है। और जो देश है उसका जो राजा ही होता था, उसका प्रमुख कौन होता था? इसका राजा। तो हमने साम्राज्य विस्तार भी देख लिया। हमने देख लिया है कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, इसके सारे फेमस हमने राजाओं के बारे में देख लिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन समझाना ज़रूरी था, इसके बारे में बहुत सी जानकारी हमने दी आपको, लगभग सारी ही हो चुकी है। अगर कुछ छूट गया होगा तो जब हम इसकी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आएंगे इसी के बाद में, क्योंकि एसएससी जीडी के हमारी ये टारगेट है, तो उसी के लिए जब हम इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आएंगे तो वहाँ पे इसकी जो सारी क्वारीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं है, और अगर कुछ छूटा है तो आप जो बुक पढ़ते हैं अपने आसपास की जो भी होगी उसमें से देखकर इसमें ऐड कर लीजिए। वैसे तो मैंने बहुत लिमिटेड और बहुत ज़्यादा भी लिखा है, लिमिटेड तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा लिखा है, वही लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा गया है। इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने सारा किया है, तो मुझे पता है कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब जितने भी हैं कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर में तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और सारा टॉपिक हमने समाप्त भी कर लिया, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।